अकबर इलाहाबादी ने कहा था, फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, दौर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। अहले ज़ाहिर जिस कदर चाहें करें बहसो जदाल, मैं ये समझा खुदी में तो खुदा मिलता नहीं। आज हम बात करने वाले हैं मुफ्ती शुमाइल साहब और जावेद अख्तर साहब के बीच हुई डिबेट पर। डज गॉड एग्जिस्ट? क्या खुदा वजूद रखता है? गुज़िश्ता काफ़ी रोज़ से इस डिबेट पर बड़ी डिबेट जारी है। बड़ी दिलचस्पी की हामिल रही ये गुफ्तगू। मुफ्ती साहब ने बहुत ही प्रोफेशनल और एकेडमिक वे में इस डिबेट को प्रोसीड किया। मेरी कोशिश ये होगी कि 2 घंटे पर मुश्तमिल इस डिबेट का आपके सामने एक जामिया खुलासा रखूं और इस पर अपना हल्का फुल्का सा तजिया देने की कोशिश करूं। जिस तरह मुफ्ती साहब ने पहले सेगमेंट में ये वजाहत की कि किस स्टैंडर्ड के तहत इस गुफ्तगू को आगे लेकर जाया जाए, तो उन्होंने क्लियरली ये बात कही कि साइंस को हम एज ए टूल इस्तेमाल नहीं करेंगे। साइंस एम्पिरिकल नॉलेज है, वो एक्सपेरिमेंटल टेस्ट मांगती है। तो यू कैन नॉट टेस्ट अ गॉड विद एन इंस्ट्रूमेंट, तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया जा सकता, साइंसी प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। और अगली बात उन्होंने की कि मज़हब रिलीजियस का कोई भी स्क्रिप्चर किसी भी रिलीजन से नहीं दिया जाएगा गॉड के प्रूफ के लिए। तो तीसरा जो रास्ता हमारे पास बचता है वो है मंतक। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारे पास जो माइंड है, हम मेंटल कैपेसिटी को यूज़ करते हुए लॉजिक के तहत इस बात को साबित करेंगे गॉड डज एग्जिस्ट। तो उसी टूल को यूज़ करते हुए मैं ये डिबेट करने की कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बाई बर्थ एंड बाई हार्ट मुस्लिम। तो उसी लॉजिक के टूल को यूज़ करते हुए मेरी कोशिश होगी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए। इस आज के सेशन का मकसद जावेद अख्तर साहब के उन सवालों का जवाब देना है जिनके साथ शायद मेरी एक ये राय है कि मुफ्ती साहब इंसाफ नहीं कर पाए, या टाइम की कमी की वजह से, या बर्डन ऑफ अदर थिंग्स की वजह से उन्होंने उन चीज़ों को उस तरह से एड्रेस नहीं किया। नो डाउट मुफ्ती साहब डिड हिज बेस्ट, उन्होंने बहुत अच्छे से ये परसीव किया जा रहा है ही इज़ द विनर। और ये प्रोफेशनली डिबेट तो नो डाउट उन्होंने विन की है अगेंस्ट हिज अपोनेंट, क्योंकि उनके अपोनेंट्स जावेद साहब किसी ख़ास तैयारी से नहीं आए थे, वो उसको एक कैजुअल वे में ले रहे थे। जबकि मुफ्ती शुमाइल साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त और एकेडमिक प्रिपरेशन के साथ आए थे। उनका एक्सेंट था, उनका स्टाइल, उनका कॉन्फिडेंस बता रहा था। उनके पास पेपर पेंसिल था जो क्लियरली एक जेस्चर था कि वो एक बहुत ज़बरदस्त तैयारी के साथ आए हैं। इसका उन्होंने खुद गुफ्तगू के एंड पर क्लेम भी किया है कि मैं इतने सारे आर्गूमेंट्स प्रिपेयर करके आया था और सिर्फ कॉन्टिजेंसी पे ही बात चलती रही है, उससे तो आगे बढ़ ही नहीं सके। तो अर्ज़ ये है कि मुफ्ती साहब ने बहुत ज़बरदस्त, उन पर एक ज़िम्मेदारी थी अपने इदारे की जानिब से, अपने रिलीजन की जानिब से, उन्होंने इसको बहुत अहसन तरीके से निभाया। तो चूँकि बात लॉजिक पर चल रही थी, पूरी जितनी डिस्कशन थी उसको लॉजिक के तहत आगे बढ़ाया जा रहा था। तो कुछ चीज़ें जो मैंने समझा है, अगर मैं किसी बात में कोई गलती कर जाऊँ, मेरा कोई लहजा, मेरे कोई वर्ड्स, सेंटेंस या कोई लॉजिक, तो दोनों के फॉलोअर्स अगर उससे एग्री ना करें, उनको पसंद ना आए, तो इट्स अ डिस्कशन फोरम। आप काइंडली मुझे कमेंट करें, मैं उस पर सोचूंगा। तो मेरी राय गलत हो सकती है, मेरी लॉजिक गलत हो सकती है। अगर किसी को कोई बात बुरी लगे, पसंद ना आए, तो मैं पेशगी इन एडवांस एक्सक्यूज़ करता हूँ। उन सवालों का जवाब जो मुफ्ती साहब ठीक से एड्रेस नहीं कर पाए या सिरे से उन्होंने जवाब नहीं दिया, उनको देने की कोशिश करूँगा। दोनों हज़रात का एक जामिया सा तारुफ समझ लेती। मुफ्ती शुमाइल साहब गालिबन 32 साल के लगभग उनकी एज है। दारुल उलूम नुदवतुल उलमा से फारिग तहसील हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया से PhD कर रहे हैं। उनके अपोनेंट जावेद अख्तर साहब एक जानी मानी अदबी और समाजी शख्सियत के हामिल हैं। बहुत से गीत लिखे हैं उन्होंने। इसके पेश नज़र उनको बहुत से कौमी सतह के इल्मी और अदबी फ़िल्मी खिदमात के लिए बहुत से अवार्ड से नवाजा गया। एक बात बड़ी दिलचस्प है यहाँ पर
जावेद अख्तर साहब ने दो इंटरनेशनल अवार्ड भी जीत रखे हैं। एक अवार्ड है रिचर्ड डॉकिन अवार्ड। अगर आप शायद इस नाम से आगाह हों, इस वक्त दुनिया में एग्जिस्टिंग पर्सन सैम हैरिस और रिचर्ड डॉकिन, ये एथियस्ट के बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं। तो रिचर्ड डॉकिन अवार्ड उस शख्स को दिया जाता है जो एथियस्टिक व्यूज़ जो हैं उनका प्रचार करता है समाजी सतह पे, और एक बहुत बड़ा पब्लिक फोरम उनको फॉलो करता है। मुफ्ती साहब की जो डिबेट थी वो हमारे एशिया के रिचर्ड डॉकिन से थी, तो पूरे एशिया में दूसरा ये अवार्ड किसी को नहीं दिया। इस हवाले से जो जावेद साहब का कॉन्फिडेंस था, जिस वजह से वो तैयारी करके नहीं आए, वो कैजुअल वे में इसलिए आ गए, उनको डेफिनेटली अपने अपोनेंट का बताया गया उनकी ये कैपेसिटी है, ये उनका प्रोफाइल है, ये एज है, तो इसको उन्होंने लाइटली लिया। और जबकि मुफ्ती साहब को अंदाज़ा था कि उनका अपोनेंट कौन है, उस हवाले से वो अच्छे खासे लैस होकर आए थे। इट वॉज वॉर ऑफ वर्ड्स वेयर वर्ड्स वर यूज्ड एज वेपन। मोहिद और मुलिद के दरमियान ये जंग असाबी जंग थी, जिसमें मंतक की कमान पे अल्फाज के तीर चलाए गए। इस पूरे 2 घंटे की डिबेट का जो स्ट्रक्चर रखा गया, उसमें मॉडरेटर ने ये अनाउंस किया कि दोनों को 2-2 राउंड्स दिए जाएंगे, जिसमें दोनों अपनी अपनी बात रखेंगे। फिर रिबटल राउंड 1 होगा, रिबटल राउंड 2 होगा। डायरेक्टली कोई किसी की बात को मौका पर निगेट नहीं करेगा, एक फरीक अपनी बात पूरी करेगा, उसके कंप्लीशन के बाद दूसरे को मौका दिया जाएगा। 3rd और 4th सेगमेंट में हम दोनों को डायरेक्ट एक दूसरे से क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया गया। मैंने उस पूरी डिबेट से जिन 5 मौजूआत पर उनकी डिस्कशन हुई है वो नुक्ते आपके सामने रखता हूँ। उसमें यूनिवर्स, इवल, डेथ, प्रे और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी, इन 5 चीज़ों पर उनकी आपस में डिस्कशन होती है। जावेद साहब का क्वेश्चन था, चलें मान लिया खुदा ने कायनात बनाई 13-14 बिलियन ईयर्स अगो, जब कायनात का स्टार्ट हुआ तो तब उसको मुकम्मल क्यों नहीं बना दिया? ये पहला क्वेश्चन था। ये मुसलसल फैल क्यों रही है? ये दूसरा सवाल था। इसी से रिलेटेड उन्होंने तीसरा सवाल किया कि जो इतनी दूर कहकशाएं हैं, बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स डिस्टेंस पे हमें जो स्टार्स, गैलेक्सीज, क्लस्टर्स नज़र आते हैं, इस वुसअत की क्या ज़रूरत थी? उसका हमें क्या फ़ायदा है? इसको समझने से पहले थोड़ी सी बेसिक साइंस को समझना ज़रूरी है कि हमारे जो पूरे यूनिवर्स है, इसको 4 बेसिक फोर्सेस इसको चला रहे हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब चूंकि ये सारा मामला इल्लत और मालूल का है, काज एंड इफेक्ट का है, इनका पीछे काजेज क्या है? ये तो हो गए वो 4 फोर्सेस जो यूनिवर्स को चला रही हैं। ईच एंड एवरी थिंग जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, जो भी फोर्सेज हैं, जो भी फिनोमेना है, उनके पीछे ये 4 फोर्सेज हैं। इन फोर्सेस के पीछे कौन सी फोर्स है? इस कॉज के पीछे कौन सा कॉज है? इस कॉज के पीछे जो एटम है, जो बेसिक मैटर का पार्टिकल है, उसके पीछे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हम यहीं तक अपने आप को बाउंड रखते हैं। बात इससे भी पीछे है, क्वांटम फिजिक्स तो बहुत एडवांस हो चुकी है। तो हम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यही कंसिडर कर लेते हैं कि ये बेसिक पार्टिकल्स हैं एटम के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मैटर हैं, मादा हैं। उनके पास 2 बेसिक क्वालिटीज़ हैं, उनके पास मैस है और उनके पास चार्ज है। ये 2 बेसिक क्वांटिटीज़ जो डिसाइड की गई हैं, इलेक्ट्रॉन के पास एक स्पेसिफिक मैस है, उसका स्पेसिफिक चार्ज है, प्रोटॉन के पास एक स्पेसिफिक चार्ज है और स्पेसिफिक मैस है। उनकी ये जो प्रिसाइजली सेट वैल्यूज़ हैं, उनकी जो 2 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनको दी गई हैं, वही ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को जन्म देती हैं। अब साइंस ये तो बता देती है इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी डेंसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी क्या है और मैस डेंसिटी क्या है। ये 2 डेंसिटीज़ तमाम फोर्सेस को जनरेट कर रही हैं। लेकिन साइंस के पास ये क्वेश्चन नहीं है कि वाई, ये क्यों है, इतनी ही वैल्यू क्यों है। साइंस इस वाई को एड्रेस नहीं करती। इस वाई का आंसर गॉड है। अब जिस
एक्सीलेंट प्रिसीजन से ये दो वैल्यूज सेट की गई, जिससे आज तक कायनात जिस सूरत हाल में हमें नज़र आ रही है उसके पीछे ये दो प्रिसाइज वैल्यू। अब ये फैल क्यों रही है? ये फैल इसलिए रही है कि ये चार फोर्सेस दीगर फोर्सेस को जन्म दे रही हैं। उनका ये सवाल कि इतनी बड़ी कायनात की क्या ज़रूरत थी, इतने फासलों की क्या ज़रूरत थी, इतने सितारों की क्या ज़रूरत थी। बड़ा आसान सा जवाब है, 2-3 लॉजिक्स हैं इसमें। आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि खुदा ने कायनात को वसअत दिखानी थी, वो खुद कितना वसी है, खुद उसकी अपनी कैपेसिटी कितनी है, तो उसने इतनी लामहदूद कायनात बना दी। एज ऑफ द यूनिवर्स तक पहुंचना इंसान के लिए नामुमकिन है। इससे कायनात की खूबसूरती है। आप रात को तारे देखते हैं, तो अगर सिर्फ सोलर सिस्टम होता तो हमें फिर रात को क्या नज़र आता? एक सिंपल सी लॉजिक है कि फिर रात हमारी बेरौनक होती। इस किसी और लॉजिक के तहत भी आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और दूसरा ये जो सबसे इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट जो मुझे लगता है वो ये कि अगर इसमें वसअत ना होती, इसमें इतनी एक्सपेंशन ना होती, तो इंसान तो इसको बड़ी जल्दी तस्खीर कर लेता। और इंसान जो कि खुद इस बात तक का दावेदार हो चुका है, उसको खुदा को डिनाई कर रहा है कि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो तो ये कहता है कि ये तो कायनात ही इतनी सी है, किधर इसको बनाने वाला, वो तो इतना बड़ा है नहीं, मैंने इस कायनात को तस्खीर कर लिया। इसको यूँ समझ लें कि नासा का भेजा हुआ मिशन वायेजर 1 एज ऑफ द सोलर सिस्टम पे पहुंच चुका है। लास्ट टाइम जो उसने हमारे सियारे प्लैनेट अर्थ की जो पिक्चर भेजी है, जो पेल ब्लू डार्ट के नाम से मशहूर है, हमारे ज़मीन की सबसे दूर से ली की तस्वीर उसने जो भेजी है। भले इंसान खुद सोलर सिस्टम से बाहर नहीं गया, उसकी बनाई हुई सैटेलाइट बाहर जा चुकी है, तो ये विद इन 150 ईयर्स के दरमियान ये हो चुका है। आइंदा 200-250 सालों में क्या हो जाएगा? इंसान की अपने नॉलेज की कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी? तो विद इन 1000 ईयर इंसान तो गुरूर में ही मारा जाता। तो शायद ये वजह है कि इस कायनात को वसअत देने की। और दूसरा फैलने की वजह मंतक ये हो सकती है, उसके पीछे उसको भी इसी बात से जोड़ लें कि इंसान को ये समझ आ जाए कि मैं कितना मजबूर हूँ, मैं कितना महदूद हूँ, मैं इसको कवर ही नहीं कर सकता। मेरे लिए डाटा रोज़ कितना बढ़ता जा रहा है, मेरी यूनिवर्स कितनी एक्सपैंड कर रही है। तो शायद इंसान को उसकी आजिज़ी का पहलू दिखाने के लिए, उसको ये समझाने के लिए कि तुम्हारे नॉलेज की हद जो तुम्हें इस बात पर बावर कराती है कि तुमने खुदा को चैलेंज करना है, लेकिन ताकत तुम्हें इस बात को भी ज़हन नशीन रखो कि मैं जितना इस पर रसाई हासिल करता जा रहा हूँ, उतना ही लम्हे ये उससे कई गुना बढ़ चुकी होती है। अच्छा, टाइम से रिलेटेड जावेद साहब ने क्वेश्चन किया कि मान लिया कायनात को खुदा ने बनाया, तो जब कायनात का स्टार्ट हुआ तब से टाइम स्टार्ट हुआ। यूनिवर्स की जहाँ तक लिमिट है वहाँ पर टाइम एंड स्पेस, तो ये टाइम एंड स्पेस में बाउंड है। तो उससे पहले खुदा किस टाइम में था, उसी से रिलेटेड उन्होंने ये बात की, पर उससे पहले खुदा क्या कर रहा। टाइम वाली बात का तो जवाब मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे से दिया कि ही इज़ क्रिएटर, ही इज़ नेसेसरी बीइंग, वी आर कंटिंजेंट बीइंग, टाइम एंड स्पेस आर द यूनिवर्स, वी आर कंटिंजेंट। तो उनको बनाने वाला खुद कैसे कंटिंजेंट हो सकता है? वो नेसेसरी बीइंग है, वो टाइमलेस है, वो टाइम से बाहर है, वो उसको किसी टाइम एंड स्पेस की ज़रूरत नहीं है, वो ला मकान है और ला ज़मा है। ये बात तो ठीक है, लेकिन हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते व्हाट ही वाज डूइंग, ये हमारी कैपेसिटी में नहीं, हम इसको एड्रेस नहीं कर सकते, इसको मालूम नहीं कर सकते। तो जिस तरह जो बेसिक फोर्सेस हैं इस कायनात को चलाने के लिए, उनके कॉजेज़ को ट्रेस करते जाएं तो एंड पे जाकर साइंस भी आंसरलेस हो जाती है कि ये वैल्यूज़ ही क्यों, इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है वही चार्ज क्यों, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं कायनात में उन सब की वैल्यू सेम है। एटम टू एटम वो वैल्यू वेरी नहीं कर रही, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो वेरी कर रहे हैं, तो वही वैल्यू क्यों? तो उसी वैल्यू के पीछे हमारे पास आज कायनात की ये तस्वीर है। अगर उसकी वैल्यू ज़रा फ्रैक्शन में भी ऊपर नीचे हो जाए तो कायनात की आज ये शक्ल ना होती। तो उधर इंसान की सोच बेबस है। ये बात कहना कि ये खुद से है, ये शुरू से था,
ये पहले से ऐसा था, ये हमेशा से ऐसा रहेगा, ये बात अगर देखी जाए तो ये इलॉजिकल सी बात है। तो कहीं पर हमें खुद रोक कर जो सोचना पड़ेगा कि कोई है जिसने ये सारा सिस्टम डिज़ाइन किया है, इन वैल्यूज़ को प्रिसाइजली सेट किया। उस प्रिसाइजली वैल्यू को सेट करने वाले को ही तो खुदा कहते हैं। तो खुदा इस कायनात को बनाने से पहले क्या कर रहा था, ये हमारी कैपेसिटी में नहीं, ये किसी की कैपेसिटी में नहीं, ये कोई इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकता, इसको लॉजिकली आप नहीं साबित कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर हमें थियोलॉजी इसलिए ज़्यादा लॉजिकल हो जाती है एथियस्टिक वैल्यू से यहाँ पे आके, कि इंसान अपनी आजिज़ी को कबूल कर लेता है। इंसान को ये मानना पड़ता है कि कुछ है ऐसा जो मेरी कैपेसिटी में नहीं है, जो मैं नहीं जान सकता, जिस तक मैं नहीं पहुँच सकता। वो जिस तक मैं नहीं पहुँच सकता, वो जिस वाई को मैं एड्रेस नहीं कर सकता कि क्यों, उस वाई का आंसर खुदा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोनों हजरात के दरमियान जो ज़्यादा बहस रही वो थी एवल के बीच। अच्छा, इस टॉपिक को मुफ्ती साहब ने डिबेट के पहले सेगमेंट में ही, जब वो अपना डिस्क्लेमर दे रहे थे या जो डिस्कशन थे, डिबेट के जो स्टैंडर्ड्स थे, जब वो सेट कर रहे थे, पहले मुफ्ती साहब को मौका दिया गया गुफ्तगू करने का। उसी सेगमेंट में उन्होंने खुद ये बात की कि जावेद अख्तर साहब इमोशनल आर्गूमेंट लेकर आएंगे। इमोशनल आर्गूमेंट से मुराद उनकी ये था, उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी कि जावेद अख्तर साहब ये पूछेंगे कि अगर खुदा है तो फिर इवल क्यों। क्वेश्चन करके खुद ही आंसर दे दिया मुफ्ती साहब ने कि क्योंकि हमारा टेस्ट हो रहा है, वी आर एन एग्ज़ाम, हम अकाउंटेबल हैं, और अकाउंटेबल होने के लिए इवल को होना ज़रूरी है। ये बात लॉजिकली डाइजेस्ट करना मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी। मादत के साथ शायद मैं इस बात को समझ नहीं पाया जितना मेरा रिलीजन का नॉलेज है। या चलें इस बात को साथ जावेद साहब की भी बात साथ ऐड कर लेते हैं। पहले डिस्कशन के दौरान जब आगे इसी मौजू पर जब बात छिड़ी इवल पे, तो जावेद अख्तर साहब ने क्वेश्चन किया, इवल को किसने बनाया? मुफ्ती साहब ने कहा कि इवल को खुदा ने बनाया। ही इज़ ऑल पावरफुल, ही इज़ ओमनीपोटेंट। अब जब मुफ्ती साहब ने शुरू में बात की कि हमारा चूँकि टेस्ट हो रहा है, टेस्ट होने के लिए, अकाउंटेबिलिटी करने के लिए इवल का होना ज़रूरी है। जितना मेरा नॉलेज है, इफ़ आई एम रॉन्ग प्लीज़ करेक्ट मी, इवल को गॉड ने इवल नहीं क्रिएट किया। इवल की क्रिएशन बाय एंटिटी, जो इवल को क्रिएट किया गया है, उसका जो भी फिजिकल उसकी एग्जिस्टेंस है, उसकी जो भी मटेरियल या फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, मैटर या एनर्जी की किसी की फॉर्म में इवल जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी क्रिएशन के पीछे गॉड हो। लेकिन इवल क्यों बना, इसके पीछे गॉड नहीं है। इवल के अंदर जो इवल था, वो जो सरकश हो गया, इब्लीस जो शैतान था, उसको नाफरमानी पे गॉड ने नहीं उकसाया। इवल की क्रिएशन गॉड ने की है। इवल ने जो अपने आप को टर्न किया है, उसने जो अपनी फ्री विल यूज़ की है अपने आप को इवल बनाने में, इवल का अपना हाथ है। उम्मीद है मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूँ। अच्छा, जावेद अख्तर साहब ने एक और बात की कि तुम लोग ये कहते हो खुदा मौत देता है, अल्लाह मारता है, तो जो इंसान पे कत्ल करता है उसको सजा क्यों देते हो? ये तो खैर जावेद अख्तर साहब की तरह से बड़ा बचकाना किस्म का क्वेश्चन था। लाइफ की क्रिएशन और डेथ, लाइफ और डेथ दोनों गॉड की क्रिएशन है। ज़िंदगी को वजूद के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए सर्टन फिज़िकल कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। जैसे वो फिज़िकल कंडीशंस पूरी होंगी, ज़िंदगी जन्म ले, उसको सस्टेन करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए एक सर्टन किस्म का फिज़िकल, बायोलॉजिकल और केमिकल एक्विलिब्रियम चाहिए। जैसे ही वो एक्विलिब्रियम ब्रेक होगा, केमिकली, बायोलॉजिकली या फिज़िकली, तो लाइफ कंटिन्यू नहीं हो सकती। तो वहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, जो डेथ है, उस डेथ का क्रिएटर गॉड है। ये सर्टन लिमिट्स, ये सर्टन बाउंड्री, ये सर्टन SOPs हैं, इसके बाद सिस्टम कंटिन्यू नहीं हो सकता। इस लाइफ और डेथ का क्रिएटर गॉड है। अब उन सर्टन जो कंडीशंस हैं, उसको ब्रेक करने के लिए जो इंडिविजुअल, जो ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस, उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, उन सर्टन कंडीशंस को लिमिटाइज करने की कोशिश करेगा किसी दूसरे इंसान के खिलाफ, तो वो असल कातिल है उसका, खुदा नहीं है। अगला जो क्वेश्चन जावेद अख्तर साहब ने किया कि गज़ा में जो बच्चे मार रहे हैं,
तो वो इंटरवीन क्यों नहीं करता? और अगर इंटरवीन वो नहीं कर सकता तो फिर तुम लोग दुआ क्यों मांगते? ये दुआ वाला सवाल था, इसको मुफ्ती साहब ने सही से एड्रेस नहीं किया। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि जब हम एग्जिस्टेंस क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं तो एक पॉइंट पे जाके हम हेल्पलेस हो जाते हैं, हम बेबस हो जाते हैं। तब उसको समझने के लिए ये इक्वेशन इनकम्प्लीट है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गॉड। तो हमें खुदा की ज़रूरत है साइकोलॉजिकली, इमोशनली। हम दुआ इसलिए करते हैं, वो हमारी हेल्प भी करता है, वो हमारी हेल्प करता है साइकोलॉजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। कोई भी काम है वो करना हमें खुद है। उसका जो हौसला है, पहले हमें उस पर यकीन करना होता है कि वो है, तो उस काम को करने की हिम्मत, उस काम को करने का जो आइडिया है, जो ख्याल है, ख्याल कैसे जन्म लेता है, किसी काम को करने का एहसास कैसे पैदा होता है? हम खुद अपने आप को मोटिवेट करते हैं। उस मोटिवेशन में हमें जो हेल्प चाहिए, वो जो इमोशनल है, खुदा का जो एहसास है, वो हमें हिम्मत देता है, मोटिवेट करता है। तो फिर हम अपने लिए खुद हालात पैदा करते हैं और फिर हम अपने लिए खुद स्ट्रगल करते हैं और अपने अगेंस्ट जो चीज़ें हैं हम उनको अपने साथ ले आते हैं। तो दुआ से हमें उम्मीद मिलती। तो ये कहना कि वो डायरेक्ट इंटरवीन करे, ये डजंट, ही विल नेवर। ये लॉज ऑफ नेचर हैं, ये ऐसे ही चलते हैं। अच्छा, वो ऑल लविंग है, वो ऑल मर्सीफुल है। ऑल लविंग और ऑल मर्सीफुल बिल कैसे है? वो ऑल लविंग और ऑल मर्सीफुल ऐसे है, वो ऑल नोइंग ऐसे है, वो अकेला, वो वहदहू ला शरीक इसलिए है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की चार्ज और मैस डेंसिटी जो इस सारे यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस के पीछे रीजंस हैं, वो दो प्रिसाइज वैल्यूज, उनकी प्रिसाइज एडजस्टमेंट के पीछे गॉड है। उसकी एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी है, इसमें उसका कोई शरीक नहीं है। ये ईवल तो लिमिटेड सी पावर है, ईवल के पास कोई पावर नहीं है। तो ये कायनात में और कोई दूसरा नहीं है जो उन वैल्यूज को डिस्टर्ब कर सके। जो फोटोसिंथेसिस है, जो सन रेज है, जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है, हमारी ग़िज़ा और खुराक का मामला है, जो वाटर साइकिल है, हमारी अर्थ के पे रोटेशन ऑफ अर्थ है, ईच एंड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, उसके पीछे गॉड की उन मैस डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी की प्रिसाइज वैल्यूज। अब लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए जो सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो प्रिसाइजली वैल्यू सेट की गई है। कोई दूसरा नहीं है जो उनको इंटरवीन कर सके। एक बात, वो ऑल लविंग इसलिए है कि जब तक वो प्रिसाइज वैल्यू सेट रहती हैं, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी फोर्स, कोई मरता नहीं। वो ऑल लविंग इसलिए है कि वो उसका कोई मानने वाला है, उसका कोई इकरार करने वाला है, भले उसका इनकार करने वाला है, उस पर लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए जो स्टेबल वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं वो ब्रेक नहीं होती। लॉज ऑफ नेचर सब के लिए सही है। तो कोई दूसरा इस सिस्टम में इंटरवीन नहीं कर सकता। वो ऑल पावरफुल इसलिए है, ही इज़ द ओनली वन, वो अकेला है, क्योंकि ये पावर, ये अथॉरिटी उसी के पास है। वो ओमनीपोटेंट, वो मुख्तार कुल इसलिए है कि जब से उसने ये वैल्यूज सेट की, जब तक इस कायनात में रहना है, इन वैल्यूज़ को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो इन्हीं के पेश नज़र जो चार बेसिक फोर्सेस हैं वो जन्म लेती हैं, उससे आगे फिर फर्दर और सबऑर्डिनेटेड फोर्सेस जन्म लेती हैं। तो ये लॉज ऑफ नेचर इन्हीं फोर्सेस के तहत चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा जब तक वो चाहें। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बहस इन दो हजरात के दरमियान में रही, वो ये थी बर्डन ऑफ प्रूफ। काफ़ी दफ़ा इन दोनों हजरात को देखा गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ को दोनों एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे। गो कि पहले सेगमेंट में मुफ्ती साहब ने ये क्लेम कर दिया था कि मैं एक ऐसा प्रूफ दूंगा जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। वो आर्गूमेंट ऑफ कंटिजेंसी था, नो डाउट। इसको जावेद अख्तर साहब प्रूफ ब्रेक किया, उसको तो समझ भी नहीं पाए। दोनों का ये कहना है कि बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है। अब दोनों एक नॉलेज क्लेम कर रहे हैं। फिलोसफिकली जब कोई भी नॉलेज क्लेम करता है, मुफ्ती साहब ये नॉलेज क्लेम कर रहे हैं गॉड डस एग्जिस्ट, वो जानते हैं कि खुदा है, खुदा वजूद रखता है। और जावेद अख्तर साहब भी एक नॉलेज क्लेम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि खुदा का वजूद नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो जो भी नॉलेज क्लेम कर रहा है उन दोनों पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। मुफ्ती साहब ने ये साबित करना है, you have to prove that God does exist as because he is claiming that God does exist. In the same way, जावेद अख्तर साहब is claiming that God does not exist, वो वजूद नहीं रखता।
Similarly, he also has to bear the burden of proof. He has to prove that God does not exist. जावेद अख्तर साहब ने फिर जो बर्टन रसल की बुक से जो एग्जाम्पल दी कि बर्टन रसल का ये कहना है कि कोई प्लैनेट है उसके गिर्द एक केतली रिवॉल्व कर रही है, तो जो ये क्लेम कर रहा है कि वो रिवॉल्व कर रही है, उसने ये प्रूफ देना है कि वो रिवॉल्व कर रही है। और अगर उसके अगेंस्ट कोई एंटी थीसिस पेश करता है कि वो रिवॉल्व नहीं कर रही, तो उसने भी ये एविडेंस देना है कि वो रिवॉल्व नहीं कर। इन द थर्ड केस, इफ समबॉडी क्लेम्स दैट he doesn't know that either it is revolving or not, वो जो एग्नोस्टिक है, जो क्लेम नहीं कर रहा किसी नॉलेज का कि मुझे नहीं मालूम कि खुदा है या नहीं, तो इस बात को मुफ्ती साहब ने हंसकर मजाक में उड़ा दिया। एग्नोस्टिक है जो ये क्लेम नहीं कर रहा कि मैं नहीं जानता, उस पर ये बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ इन दोनों पर है। ये एक डायलेक्टिकल वॉर थी, जैसे मैंने पहले अर्ज की, ये वार ऑफ वर्ड्स थी, ये एक लॉजिकल वार थी। ये जो क्वेश्चन है डज गॉड एग्जिस्ट, क्या ये प्रूफ हो गया इस डिबेट के बाद? ये तो हज़ारों सालों से चलता आ रहा है। दिस क्वेश्चन इज स्टिल अनआंसर्ड, क्योंकि हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करेंगे, मैथमेटिकली इसको अभी तक प्रूव नहीं किया जा सका। बस हुआ ही डज एग्जिस्ट। लॉजिकली खुद ब्लाइंडली हमें बिलीव करना पड़ता है, हमें ये फेथ करना पड़ता है ही डज एग्जिस्ट, तभी तो ये सिस्टम चल रहा है। ये कह देना कि ये सिस्टम ऐसे था, ये विदाउट एनी गॉड है, ये इंतहाई इलॉजिकल। हाँ, वो वजूद रखता है, हमें उसकी ज़रूरत है। जब हम उसको सोचते हैं, जब हम उसको दुआ में याद करते हैं, तो हमें पावर मिलती है। हमारी कॉन्शियसनेस हमें ये यकीन दिलाती है कि वो है। फिर हमारा आप मजबूत होता है किसी भी इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करने के लिए। हम खुदा को साबित नहीं कर सकते, हाँ हम उसको महसूस कर सकते हैं। हम साबित इसलिए नहीं कर सकते कि हम कॉन्टिंजेंट भी हैं। हमारी जो परसेप्शन है वो एम्पिरिकली और लॉजिकली दोनों वे में कॉन्टिंजेंट है। हमारी लॉजिक कॉन्टिंजेंट है, हमारी परसेप्शन महदूद है, हमारी कैपेसिटी महदूद है। हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और ये एहसास सिर्फ थीइस्ट के पास है। एथियस्ट इस एहसास से महरूम है। इसीलिए अकबर अलाहाबादी ने कहा था, फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। मारिफत खालिक की आलम में बहुत दुश्वार है, शहर तन में जबकि अपना पता मिलता नहीं। अहले ज़ाहिर जिस कदर चाहें करें बहसो जदाल, मैं ये समझा हूँ खुदी में तो खुदा मिलता नहीं। मानिए दिल का करे इजहार अकबर किस तरह, मानिए दिल का करे इजहार अकबर किस तरह, लफ्ज़ मौजू बहरे कश्फे मुद्दा मिलता नहीं।